बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आम इंतखाबात का नकारा बच चुका है। वतन अजीज़ में कहीं जमहूरियत के हुस्न के लश्कारे हैं तो कहीं दिलों के भेदभाव, तो कहीं हरीफ से हलीफ और कहीं हलीफ से हरीफ बनने की तारीख बराबर दोहराई जा रही है। जिनकी वफादारी कभी मुस्लिमा और जो कभी अटूट अंग तस्वुर किए जाते थे, एक तरफ वो रेत की दीवार साबित हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जिनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात थे वो सभी अताबों और जबर के बावजूद डटे हुए हैं। सियासत को तिजारत बनाने वालों ने कब मफादात का सौदा नहीं किया। इन्हीं अवाम का कोई दर्द है ना कोई एहसास, क्योंकि नजरिया ज़रूरत ही उनकी ज़रूरतमंदों का असल नजरिया होता है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का आगाज। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने NA-194 लाड़काना से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, जबकि जहांगीर तरीन 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों के उसूल वाज़े, मीडिया पर गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। सवाल यह है कि मीडिया पर गलत फहमियां कौन फैला रहा है और उनके मकासद क्या हो सकते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी गहमा गहमी में हम तेजी देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। नवाज शरीफ का यह कहना है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे घर भेजते हैं और PTI ने तमाम हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। सवाल हमारा ये है कि इतने रिलीफ के बावजूद नवाज शरीफ अदलिया से इतने खाइफ क्यों नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आर्मी चीफ का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। आर्मी चीफ का कहना है कि पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज जरूरी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से तवील मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे PJ मीर साहब। नसीर वागा साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हल्का बंदियों के उसूल वाज़े हैं, मीडिया पर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई है। मीडिया पर फिर रिजवान रजी साहब गलत फहमियाँ कौन फैला रहा है और उनके मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, मीडिया के ऊपर जो है वो जिन लोगों ने ये बयान दिया है, जिन 2 बार एसोसिएशन ने, उनमें से एक बार एसोसिएशन जो है वो प्रीडोमिनेंटली PTI की सपोर्ट करती है, PTI की सपोर्ट से जीती है, जबकि दूसरी बार एसोसिएशन जो है वो PMLN की है। लेकिन अगर हम उस प्रेस रिलीज का मतन पढ़ें जो कि किसी की नुमाइंदगी नहीं करती, क्योंकि नॉर्मली जो इन बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का कहना होता है वो रेजोल्यूशन के जरिए कहते हैं, जो उनके एक इजलास के अंदर, एग्जीक्यूटिव इजलास के अंदर पेश की जाती है और पास की जाती है। यहाँ पे ये अमल नहीं दोहराया गया। शहजाद शौकत साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, इस वक्त वो उम्रे पे सऊदी अरब मौजूद हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बाकायदा फोन करके इंटीमेट किया है कि ये प्रेस रिलीज उनके जज्बात की अक्कासी नहीं करती, उन्हें उम्रे से वापस आ लेने दिया जाए, वो इसकी तरदीद करेंगे। ये बुनियादी तौर पे एहसन भोन साहब का मसला है। वो चाहते थे कि हाफिजाबाद की 2 सीटें हों, जिस तरह जेहलम की 2 सीटें हैं, क्योंकि हाफिजाबाद और जेहलम की आबादी के अंदर सिर्फ 40 से 50 हजार वोटों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 2 सीटें होनी चाहिए, जो इसके अंदर के 9 लाख की आबादी के ऊपर 1 सीट होगी। इस असूल के तहत 1 सीट कम की गई है जहां से भोन साहब ने या उनके किसी अजीज ने इलेक्शन लड़ना था। तो ये वो लेके गए थे अपील हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने उसे रिमांड बैक कर दिया था इलेक्शन कमीशन को। भोन साहब का ख्याल था कि पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 अफराद ने फैसला दिया था, चीफ इलेक्शन कमीशन और KPK के मेंबर ने बैठ के, लेकिन जब वो रिमांड बैक होके आई तो फिर उन्होंने फुल बेंच बिठा दिया, चारों सूबों के नुमाइंदगान, और वो खुद उसकी चेयरमैनशिप में बैठे। भोन साहब का ख्याल था कि अगर वो जो पहले फैसला दे चुका था बेंच, वो नहीं बैठ रहे तो ये फैसला उनके हक में भी हो सकता था, इसलिए वो बिटर थे। उन्होंने अपनी जात को आगे रखा और अपने अदारे को इस्तेमाल किया। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूं वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस रिमांड बैक कर दिया है।
यानी कि अदालत को कहा है कि वो दोबारा सुन के उसका फैसला सुनाए। तो सवाल पैदा यहाँ पे ये होता है, जो मैं आज रेज करना चाहूंगा, कि रिमांड बैक केस तभी होता है जब उसकी सजा जो है उसको करार दे दिया जाए बेबुनियाद, और उसको मुअत्तल कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए कि दोबारा केस सुन के सजा सुनाए। तो अगर ये है तो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाअहली थी वो सिर्फ जो है वो तोशाखाना केस में थी। तो अगर तोशाखाना केस रिमांड हुआ तो क्या उसकी सजा खत्म हो गई? तो इस सजा की बुनियाद के ऊपर उनकी नाअहली थी। तो अगर सजा खत्म हो गई तो नाअहली भी खत्म हो गई। तो नाअहली खत्म हो गई तो खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं कि नहीं, ये एक अहम मुद्दा है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन 12 ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं यही समझता हूँ। इस पे वैसे रजी साहब बैरिस्टर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही कहेंगे जरा बैरिस्टर साहब इस पे जरा रोशनी डालें जो नुक्ता उठाया रजी साहब ने। देखिए डिटेल जजमेंट अभी आनी है, लेकिन जब केस रिमांड है इसका मतलब सजा मुअत्तल होगी, सजा कैंसिल होगी, नलिफाई होगी। और जब तक ट्रायल चल रहा होता है, देखिए कॉन्विक्ट वो होते, कॉन्विक्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कॉन्विक्ट वो है जिसको सजा हो गई हो। तो अगर अभी मुकदमा फिर से होना है, अगर सारी जो पहले जो कार्रवाई थी, जो सारी सुनवाई थी, वो कलादम करार दे दी गई है, तो इसका मतलब आज के दिन में खान साहब इज नॉट अ कॉन्विक्ट, और उसके हिसाब से ही कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि उनको 3 साल की सजा इसी मुकदमे में हुई थी जिसके एवज ईसीपी ने उनको 5 साल के लिए बैन किया था इलेक्शन कंटेस्ट करने से। लेकिन अब अगर वो सजा ही मुअत्तल हो गई तो फिर तो उन पे कोई कतगन नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। मेरे ख्याल में तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। और बैरिस्टर साहब, जो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। कौन आपको लगता है मीडिया पर फिर गलत फहमियाँ इस हवाले से फैला रहे हैं? हल्का बंदियों के उसूल भी वाज़े हैं, वो कहते हैं कि मीडिया पर ये भी गलत फहमी फैलाई जा रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में भी कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। देखिए मेरे ख्याल में वो आज थोड़ी सी सारी इस फैसले के बाद बुखलाहट के शिकार है। बेसिक इशू तो आज यही है, जिस तरह रजी साहब ने अभी अर्ज किया, सजा मुअत्तल हो गई है। तो इसके बाद अब फिलहाल तो खान साहब पर कोई मुकदमा बनता नहीं। तो आई थिंक दैट इज द बेसिक इशू। और अब जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब की भी स्टेटमेंट आई कि वो जो मामला है वो जलाने का है और वो राइट क्रिएट करने का है, तो वो भी बात की बात है। अभी तो अंडर ट्रायल है, जब तक वो मामला नहीं होता तो तब तक तो एन अक्यूज्ड कैन कंटेस्ट इलेक्शन, अ कॉन्विक्ट कैन नॉट। खान साहब आज की तारीख में किसी मुकदमे में, इसका मतलब अक्यूज अब कॉन्विक्ट नहीं है, ही इज एन अक्यूज, सो ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है। नसीर वाघा साहब, जिस तरह से हमने देखा है पंजाब, सिंध और पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार सामने आया है। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं हामिद खान साहब। इस दावे में कितनी सच्चाई लगता है आपको? जारी रहा और सब लोग एक दूसरे पे शक व शुबहात करते रहे और अदम एतमाद करते रहे, तो फिर इलेक्शन होना कैसे है भाई? जो भी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है। अगर वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई एतराज़ कर रही है, तो मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं है, ये वक्त बहुत पहले होना चाहिए था अगर उनको एतराज़ है तो। आप देखिए इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और पूरी कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन की तारीख को कंफर्म कर चुकी है। इन हालात में इस तरह की एम्बिग्युइटी पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना, ये मुल्की हालात जो है ना इस तरह खराब हो जाएंगे। बेहतर ये है कि इस निज़ाम को डीरेल ना किया जाए। अब देखिए इस इलेक्शन कमिश्नर ने तो बदलना नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बदलना तो है नहीं, ये अदम एतमाद करें या जो भी करें, क्योंकि ये कोई फोरम नहीं है। असल में इनके अदम एतमाद करने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बदल तो सकता नहीं है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम अपने निज़ाम को चलने दें और जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन की डिमांड करें और उनको कहें कि हमें ये वाला स्टैंडर्ड चाहिए, ये वाली आज़ादी चाहिए, तरीक़ाकार ये हो। ये इस तरह की वो सजेशंस दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। इस वक्त कौम को और सब इदारों को मिलके मुत्तहिद होके इंतखाबात की तरफ चलना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके अगर इंतखाबात करीब आने ही लगे हैं
तो इस तरह की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो वकला हजरात हैं, वो अगर इस निज़ाम को डीरेल करेंगे तो फिर किस तरह काम चलेगा? अच्छा, फिर कौन से जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको पसंद है, वो कैसे आ सकते हैं? क्या उनको पता नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना उसके लिए कितना बड़ा एक आईनी तरीकाकार है? वो इनके कहने से थोड़ा ही हट जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इनको जो शक्को शुबात हैं वो दूर किए जाएं, उनकी वो यकीन दहानी कराएं। भाई, वकला हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अहम असासा है। मैं कहता हूं जो सेगमेंट है हमारे मुल्क में है ना, वो वकला का बहुत किरदार है। मैं तो ये समझता हूं कि कायदे आजम खुद वकील थे और पाकिस्तान बनाने वाला एक वकील था। आज भी पाकिस्तान के वकला जिस तरह खड़े हैं उस तरह शायद अवाम नहीं खड़ी हो पा रही, जितनी मजबूती और जमामर्दी से वकला इस वक्त लड़ रहे हैं सिस्टम के साथ। ये उनका बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस तरह के इतराज करके सिस्टम को डीरेल ना किया जाए। हमारी तो सिर्फ ये दरखास्त है कि भाई अब निजाम है तो चलने दें। ठीक है सलमान आबिद साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इंतखाबात को डीरेल नहीं होने देंगे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया है कि मीडिया पर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है, पंजाब सिंध पाकिस्तान बार जो है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और कहा यही जा रहा है कि ये किसी इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कुव्वत है जो नहीं चाहती कि इंतखाबात अब भी हों? क्योंकि वक्त पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब इंतखाबात चूंकि 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो कौन सी ऐसी कुव्वत है जो नहीं चाह रही कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, और क्या एजेंडा हो सकता है इसके पीछे? देखिए, एक बात की वजाहत ले लें, ये 2 बार एसोसिएशन नहीं है, यानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं है या पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं है, बल्कि पंजाब बार काउंसिल भी है। इसमें NWSP वाले भी शामिल है और बाकी भी शामिल। तो ये 5 जगह से अगर मसला निकलकर सामने आया है तो इनके ताने बाने किसने बनाए हैं, मुझे बताइए ना। कौन है जिनके इशारों के ऊपर पांचों ने एक जैसे कंसर्न शेयर किए हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिविटी तो इनके साथ जुड़ती है ना। कुछ लोग हैं जो इलेक्शन के अमल को सबोताज करना चाहते हैं। अब बेहतर है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जनाब जो भी इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अमल दरामद करेगी और उसको यकीनी बनाएगी। तो अगर बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस मिल सकता है तो जरा इन लोगों को भी बुला लें और इन लोगों को भी पूछें कि भाई आप किसके इमाम पे क्यों कर रहे हैं ये सारे सवालात, क्यों इबाहम पैदा कर रहे हैं, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट में भी है कि जो लोग इस तरह की गुफ्तगू करके इलेक्शन को में इबाहम पैदा कर रहे हैं उनका एजेंडा क्या है, कौन उनके पीछे है, कौन उनकी पुष्पनाई कर रहा है, वो क्या चाहते हैं। ये चीजें सामने आनी चाहिए क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं है कि 2 एसोसिएशन के आपस में इख्तिलाफात हैं, हल्का बंदियों पर इतराज है इसलिए वो ये कर रहे हैं। 5 जगह से एक जैसी आवाज का आना जाहिर करता है कि इनके कुछ पॉलिटिकल मोटिव भी हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि इलेक्शन होने जा रहा है और मुझे लगता है कि इलेक्शन होगा तो अब इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के मामलात हैं उसको भी इंश्योर किया जाए। ये जो आज खबरें आई हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी के मुलाजिम ने जब कागज वसूल किए तो उनके साथ पुलिस ने कागज छीन लिए, वहाँ बैरिस्टर उमैर नियाजी के साथ भी ये हुआ, यहाँ भी एक जगह पे एक और जगह पर भी हुआ है। ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। अब जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया है तो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद फिर जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, जिस जमात से लड़ना चाहता है, उसको आजादी होनी चाहिए अगर उसके ऊपर कोई संगीन मुकदमा नहीं है। और मुकदमा भी क्या है, देखिए मुकदमा भी होगा तब भी वो इलेक्शन लड़ सकता है जब तक कि उसको सजा ना सुना दी जाए। तो अब ये माहौल जो उसको मेंटेन करना ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अगर इस तरह से इलेक्शन करवाने हैं कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है PTI की जानिब से उसके घरों पे छापे मारे जाए, वहां हरासा किया जाए, उसको मजबूर किया जाए कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए और उनके घर वालों को भी परेशान किया जाए और उनको इलेक्शन भी ना लड़ने दिया जाए, तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम में परसों भी कहा था कि इलेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, और अगर इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करेगा तो कौन उसको ओन करेगा, कौन उसको लेजिटिमाइज करेगा। ये सवालात भी इलेक्शन कमीशन को उठाने चाहिए कि जनाब ये जिस तरह से चीजें हो रही हैं। अब कल उन्होंने अहाद चीमा के बारे में कहा था, बहुत देर की मेहरबा आते आते कल पता चला कि वो निगरान वजीर जो है वो किसी एक खास पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। इतने अरसे से वो किस बुनियाद के ऊपर केयरटेकर के मिनिस्टर बने हुए थे। इसी तरीके से
वो सरफराज बुख्ती साहब जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने आए थे, इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। इनको बासपुरुष होनी चाहिए ना, ये 2 माह बैठ के एंजॉय करते हैं। अच्छा, यही भी बात है, आप एंजॉय भी कर लें और उसके बाद फिर आप इलेक्शन भी लड़ लें। रिजाइन दे के चले गए। तो इलेक्शन कमीशन अगर इन सवालात पे खामोश रहेगा तो लोग तो फिर सवाल उठाएंगे ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर भी। सही है। बैरिस्टर साहब, जिस तरह से भी हम बार्स के रोल की बात कर रहे हैं, इतना मुतनाज़े क्यों है ये जो बार्स का रोल है? देखिए, आपको सर्टेन क्वेश्चंस, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो बार वहां जाके पार्टी क्यों नहीं बनी? जब ने उमर न्याजी साहब के केस में फैसला दिया तो तब ये बार वहां जाके पार्टी क्यों नहीं बनी? ये अब आखिरी घंटे में कहां से आके खड़े हुए? और उसके बाद के पास जब 14 मई वाला फैसला है तब भी तो ये इलेक्शन कमीशन थे, तब क्यों नहीं कि अब ये बाहर जाके खड़ी हुई? तो ये थोड़ा सा आई एग्री टू सलमान अहमद साहब, थोड़ा सा डॉजी लगता है इस वक्त आके आखिरी नहज पे आके खड़े हो जाना। और आखिरी नहज पे आके जब आपके पास बीइंग अ लॉयर, जिस तरह अभी नसीब बागा साहब कह रहे थे कि कंट्रीब्यूशन, इस तरह लॉयर्स को लॉ भी पता होता है, उनको पता है कि दे हैड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस था, वहां जाके कहते हैं कि इनको एतमाद नहीं है। आखिरी वक्त पे आके इनको क्या इबाम हो गया कि ही इज नॉट फिट टू बी द चेयरमैन डीसीपी। तो ये थोड़ा सा मामला डॉजी है, बट ऑफ कोर्स हम ये तो नहीं कह सकते कौन पीछे है कौन नहीं है। बट ऑन द फेस वैल्यू, इफ द बार्स वर, अगर बार्स को एक्सेप्टेबल नहीं थे तो इनके पास 15 मौके थे पहले। ये पहले कहाँ थे? पहले सोए हुए थे क्या? आज ही जागे हैं जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया है? तो ये थोड़ा सा मतलब दिस इज नॉट ऑन। और अगर उमर न्याजी को नोटिस हो सकता है, फिर कानून सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। फिर जिसने इस बार की रेजोल्यूशन के ऊपर दस्तखत किए उनको भी सुप्रीम कोर्ट समन कर ले। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं और मुल्क में हम गहमा गहमी देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आम इंतखाबात 2024 के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इस पर गुफ्तगू करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी गहमा गहमी में हम तेज़ी देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है। नवाज शरीफ का ये कहना है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे घर भेजते हैं। और अब आपको बताएं कि PTI ने तमाम हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि इतने रिलीफ के बावजूद नवाज शरीफ अदलिया से खाइफ दिखाई दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब, कौन सी आखिरी रुकावट रह गई है नवाज शरीफ साहब के रास्ते में? अब देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों मामला थे वो तो निपट गए हैं। अब इट्स ओनली द सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, उनको अभी ही एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में चले जाना चाहिए था लेकिन मेरे ख्याल में वो कागजात नामजदगी का इंतजार कर रहे थे। नाउ इट हैज़ टू बी डिसाइडेड कि अगर आपकी किसी भी चीज़ के अंदर नाअहली हुई हो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नाअहली डिक्लेयर की थी, तो क्या जो 2017 का एक्ट है वो प्रिवेल करेगा या ऑन द कॉन्ट्ररी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो प्रिवेल करेगी? एंड दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सिर्फ यही एक है, बाकी तो मियां साहब के लिए और कोई रुकावट एज सच नहीं। ठीक है वागा साहब, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जस्टिस शौकत सदीकी से कहा गया कि ज़मानत नहीं देनी है, जेल में रखना है, इर्द गिर्द के ममालिक चांद पर पहुंच गए और हम ज़मीन से नहीं उठ रहे, किससे खाइफ दिखाई दे रहे हैं? और आपको भी लगता है कि आखिरी रुकावट बस वो नाअहली वाली रह गई है? अब बस वो एक क्लीन चिट लेना चाहते हैं, एक NOC लेना चाहते हैं तमाम अदालतों से, ताकि उनको अब जो भी किसी किस्म की रुकावट पेश आ सकती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वाली बातें पुरानी हो गई हैं। मियां साहब अब आए मैदान में और इलेक्शन लड़ें, हीले बहाने ना बनाएं, मेहरबानी करें, अपना मंशूर पेश करें और ये शामी गरीबा जो है ये बंद कर दें। जिस दिन के आए हुए हैं वो उस दिन का रोना रोते जा रहे हैं। भाई इलेक्शन तो अब आने वाले हैं, यही आप चाहते थे, वोट को इज्जत दो, तो अब इलेक्शन लड़ें। रोज कोई ना कोई एक नया, वो अपनी पुरानी बात मुझे क्यों निकाला और जी जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये किया, फैसला आया, मुझे 3 बार हटाया गया। बस अब यही टेप जो है, यही रिकॉर्ड बार बार वो सुई ऊपर रखते हैं और वो चलता रहता है। इस तरह तो काम नहीं चलेगा भाई। अब आगे बढ़ें, मुल्क को आगे लेके जाएं, बस कर देना। अब मियां साहब ने पहले दिन से आते ही ये मौकफ अपनाया हुआ है और ना तो उन्होंने अभी तक कोई मीनारे पाकिस्तान के बाद कोई बड़ा जलसा किया है, सिवाय अब इंटरव्यू हो रहे हैं जिसमें मियां साहब खुद बैठे हैं। कुछ लोग जो उनको छोड़ के गए थे
उनकी खबरें आई हैं कि जी उनके साथ वो बड़े शदीद नाराज हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब। इसका मतलब है सियासी मुफाहमत उन्होंने अपने लोगों से भी नहीं की। पार्टियां लोग छोड़ के जाते रहते हैं, और बहुत सारे मुझसे कई लोगों ने इस बारे में राब्ता किया जो इंटरव्यू दे के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल आपको क्लियर बता रहे हैं कि वो बिहेवियर इतना आला नहीं था जिन लोगों ने टिकटों के लिए वहां अप्लाई किया। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि भाई अब इलेक्शन की तरफ आप जा नहीं रहे, आई बाई शाई इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब यही तो आप चाहते थे। अब जो चाहते थे वो होने जा रहा है, लेकिन आप वो करने की तरफ आ ही नहीं रहे। ठीक है रजी साहब, बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हमारा कोई मुतालबा ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दें। हम बार बार सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस तरह से तो 25 करोड़ आवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है। अपना किरदार चीफ जस्टिस को अदा करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी टिकट्स का फैसला जल्द हो जाएगा और जो उम्मीदवार जेल में हैं वो तरजीह होंगे। तो रजी साहब, जेल में रहकर तो वोटर नहीं वोट डाल सकता, फिर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकता है, तान कि उसे सजा ना हुई हो। जेल में वो किसी भी हवाले से हो सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। एक शेर है कि तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। एक एक्सरसाइज होती थी ज़मान पार्क से, रोजाना वहां पे लोग आते थे मिलने के लिए, और मिलने के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ की अदायगी होती थी। हमें बताया वो जो चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक उनकी ऑडियो भी लीक हो गई है, उन्होंने तस्दीक की कि ये ऑडियो नहीं की है। जो कैंडिडेट इंटरव्यूज देने के लिए आते थे 1 लाख रुपया रेट है। वो 3 करोड़ रुपया रेट जो था वो ज़मान पार्क में होता था। फिर शाम को वो बैठ जाते थे और एक भाषण दिया करते थे, व्लॉग किया करते थे, कभी कभी 2-2 व्लॉग भी कर लेते थे। उससे किसी को कोई मसला नहीं था ना। वो रोजाना एक ही बात करते थे, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, बाकी सारे चोर डाकू, मैं अकेला साथ। ये उनका 1 पॉइंट एजेंडा होता था और वो रोजाना कर जाया करते थे। उनसे किसी को कोई मसला नहीं होता था। भाई नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी पार्टी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उस एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने शेड्यूल तय अनाउंस करके कर रहे हैं कि 30 तक हम टिकटों के बारे में फैसला करेंगे, 31 को फाइनल लिस्ट देंगे और 1 से हम इलेक्शन कैंपेन करने के लिए निकलेंगे। पहले हमारे भाइयों को ये इतराज था कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आता। फिर जब वापस आ गया तो फिर उन्हें इतराज था कि ये जेल क्यों नहीं जाता, और जब वो बहाल हो गया तो अब इतराज है कि नवाज शरीफ कुछ कर क्यों नहीं रहा। भाई नवाज शरीफ साहब की अपनी सियासत है, उन्होंने अपनी सियासत अपने एजेंडे और अपने असूल के मुताबिक करनी है। आप उनकी सियासत से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, ये उनकी अपनी सियासत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि 2 तारीख को ताहियात नाअहली वाला केस जो है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अवामुन्नास के लिए एक इतलानामा अखबारात के अंदर पब्लिश करवा दिया है। यानी सदाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए किसी के पास कोई भी दरखास्त या दलील हो तो वो 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन कर सकता है उस 7 रुकनी बेंच को जो ये मुकदमा सुन रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये शायद बहुत सारे कानूनी हलकों के मुताबिक ये रुकावट नहीं रही नवाज शरीफ साहब के रास्ते के अंदर, लेकिन अगर होगी भी तो इसके नतीजे के अंदर जो है वाज़े इम्कानात हैं कि ये दूर हो जाएगी। तो यूं फिर उनके इलेक्शन लड़ने के रास्ते के अंदर वो इलेक्शन लड़ने के लिए उतने ही क्वालिफाई कर जाएंगे जितने आज का फैसला रिमांड होने के बाद साबिक चेयरमैन पीटीआई जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इससे अच्छी और क्या हो सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो फराहम कर दी गई है। जी बैरिस्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? रजी साहब, अगर आपकी इजाजत हो, मेरे नहीं ख्याल से सिमिलर होगा, बिकॉज खान साहब अभी भी कॉन्विक्ट हो सकते हैं। मियाँ साहब के दोनों मामला जो है वो निपट चुके हैं एंड कोई अपील भी उसमें फाइल नहीं हुई विद इन द लिमिटेशन पीरियड। सो आई प्रिज्यूम मियाँ साहब तो बिल्कुल एक वो शहरी होंगे जिनके ऊपर कोई मुकदमा फिलहाल मौजूद ना होगा, और जो थे भी उसमें भी एक्विटेड हो गए। खान साहब के ऊपर हमेशा एक कदगन रहेगी कि अगर रीट्रायल के बाद भी, अब जो मर्जी, अगर आप रिमांड होने के बाद भी अगर उन पे कल को सजा आयद हो जाती है तो वो अगर पार्लिमानी की सीट पे इलेक्टेड होते भी हैं तो वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सो दिस इज डिफरेंट। लेकिन अगर बैरिस्टर साहब
बैरिस्टर साहब, अगर इंतखाबात ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई फैसला आ जाता है, क्योंकि केसेस तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, तो फिर उनका स्टेटस क्या होगा? सर मुझे आपकी आवाज नहीं, अगर आप फिर रिपीट कर दें प्लीज। हिना, रिपीट कर दीजिएगा। अब वो ये कह रहे हैं रजी साहब कि अगर तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई फैसला आ जाता, क्योंकि केसेस तो उन पर ऑलरेडी चल रहे हैं, तो फिर उनका क्या स्टेटस होगा? देखिए, किसी भी केस में कहीं भी कन्विक्शन अगर आ जाती है, देन ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस, और अगर इलेक्शन कंटेस्ट करके सीट के ऊपर नॉमिनेट हो भी जाते हैं, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके, ठीक है जी। सलमान अभी साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं से ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दें, हम बार बार सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, हमें तो कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा। आज उन्होंने कहा कि मुझे जेल में सादे कागज़ भी ले जाने की इजाज़त नहीं थी। पीटीआई ने अब तमाम हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंडिडेट्स भी जो है ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो फिर जो हमने देखा है, जो कवरिंग एजेंट्स होते हैं, उस हवाले से भी मुश्किलात फिर पेश आएंगी आगे। देखिए, अगर आपने इस तरह का इलेक्शन करवाना है तो बराए मेहरबानी इलेक्शन कराने की बजाय बराह रास्त नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद पहुंचा के ऐवान वज़ीर आज़म पहुंचा दें, उनसे हलफ ले लें, मसला खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना, उनके कैंडिडेट ही नहीं होंगे, उनके कैंडिडेट को हरासा करना है, गिरफ्तार करना है, उनको दबाव डाल के दस्तबरदार कराना है, तो फिर क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? डायरेक्ट उनको वैसे ही दे दें। दूसरा, मेरा भाई रिजवान रजी बड़ा मासूम आदमी है, यानी इनको पहली दफा पता चला कि पीटीआई की टिकटें बिकती हैं, यानी मुस्लिम लीग नून की जो टिकटें बिकती थी और बाकायदा बराह रास्त हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे जाते थे, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फरियाल तालपुर जो है वो जिस तरह से टिकटें बेचा करती थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो जिस तरह से टिकटें बेचा करते थे। मेरा मतलब है, पार्टी के अंदर हमारे यहाँ सारी सियासी जमातों का ये कल्चर है कि टिकट देते वक्त वो पार्टी फंड के नाम पर पैसे लेते हैं, और बास पार्टियां तो इतनी शानदार हैं कि वो पार्टी फंड जो पैसा है वो पार्टियों के अकाउंट में नहीं जाता, वो कुछ लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है। तो इसलिए जरा बंदा जब बात करे तो ये भी बताए कि बाकी सियासी जमातों का कल्चर क्या है। हमने गुस्सा निकालना है पीटीआई पे, क्योंकि सारी फसाद तो पीटीआई है, बाकी सारी सियासी जमातें तो बेचारा नमाजें पढ़ती हैं, और वो नवाज शरीफ साहब जो है वो पैसे लेने की बजाय, या मुस्लिम लीग पैसे लेने की बजाय हाथ में तस्बीह पकड़ा देती है और कहती है कि जनाब ये पकड़े टिकट, ये ले, आप बड़े शानदार लोग हैं। हमारी सियासी जमातें ना जमहूरी जमातें बन सकी हैं, ना इनके कोई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं टिकट लेते वक्त। अब आप देखिए ना, कितने लोग हैं जो पार्टियां वफादारियां लॉयल्टी चेंज करते हैं। पीटीआई समेत हर सियासी जमात उन्हीं इलेक्टेबल के ऊपर इन्हिसार करती है जो इनके पीठ पे छुरा घोंपते हैं। उस वक्त ये सारे बुरे होते हैं और कहा जाता है कि आज के बाद इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन जब टिकटें देने की बारी आती है तो उन्हीं इलेक्टेबल्स के साथ बैठ के बाकायदा जो है ना फिर टिकटें भी बांटी जाती हैं। तो हमारी सियासी जमातों के दोहरे मेयारात हैं, ये किसी एक जमात का मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं कि अगर आपने इलेक्शन इस तरह से करवाने जैसे करवा रहे हैं तो बेहतर है इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन को ये बगैर इतने पैसे अरबों रुपए बर्बाद करने की बजाय वैसे अनाउंस कर दें, ताकि मसला सादा सा है, हल हो जाएगा। अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन के लवाजमात कुछ बुनियादी तो आपको तय करने पड़ेंगे ना। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने ही ना दें और उसके बाद कहें कि हमने इलेक्शन करवा दिए, तो उनको कौन मानेगा? सही। रजी साहब, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। यहाँ पे एक बात जी 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 जी। मेरे भाई जो है, मेरे भाई अगर इलेक्शन लड़ने का मेरे से वादा करें ना सलमान साहब, तो मैं इन्हें एक ऐसी पार्टी की टिकट दिलवा सकता हूं जो साथ में इलेक्शन लड़ने का खर्चा भी देगी, और मेरी मुराद है पीपल्स पार्टी से। भाई, पीपल्स पार्टी के बारे में बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले भी पैसे लेके टिकटें बेचते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सिंध में जाके फरियाल तालपुर से पूछ ले। पंजाब में कह रहे हैं रजी साहब, और रिजवान रजी साहब, उनका तो टिकट पंजाब में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो वो इसलिए तो टिकट लेगा। इसलिए तो कह रहा हूँ, वो साथ में खर्चा भी दे रहे हैं। तो आप ले ऐसी पार्टी का टिकट जो हारी भी टिकट, आपको इसे मुबारक हो भाई। अच्छा जी, ठीक है। रजी साहब, ये सारी सूरत हाल तो हमने देखी। नून लीग और पीटीआई का तो जिक्र किया है, एमक्यूएम भी एक मुतालबा कर रही है। वो कह रही है कि कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त कम है, फॉर्मेलिटीज की जो फहरिस्त है वो तवील है। क्या जायज मुतालबा है? मेरा ख्याल ये है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने होते हैं उन्होंने ये सारी फॉर्मेलिटीज पहले पूरी करके रखी होती हैं। बुनियादी तौर पे हर पार्टी जो है वो अपना एतराज उठाकर अपनी अहमियत का इजहार कर रही है। जैसे कि पीटीआई जो है
और हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर बड़े जबरो सितम हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को ड्यूटी लगानी चाहिए कि एक शख्स जो है वो फॉर्म लेके गौहर साहब के साथ निकले और तमाम पीटीआई के जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं उनके घरों में वो फॉर्म डिलीवर करके आए और फिर उनको वो फॉर्म भरने की बकायदा मामनत फराहम की जाए और वो फॉर्म जमा करवाने बर वक्त जमा करवाने की भी साथ में असिस्टेंस दी जाए। भाई बात ये है कि जब आप जेल में बैठे हुए एक शख्स को नामजद करेंगे तो उसके पास पार्टी के किसी बंदे ने फॉर्म लेके जाना है ना दस्तखत करवाने के लिए। सजा तो नहीं हुई 9 मई के लोगों को, तो वो इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, तो जेल में लेके जाना है ना किसी ने उनके पास। तो वहां पे अगर आप ये कहें कि नहीं आप उनको जेल में से रिहा करें और वो लेके आए, तो देखिए इसी तरह हर पार्टी जो है इस प्रोसेस के ऊपर इतराज करके अपनी अहमियत गिनवा रही है कि वो भी शामिल बाजा है और वो भी इलेक्शन के अंदर शरीक है। मैं इसे एक पॉजिटिव बात समझता हूं कि इस तरह से पार्टिसिपेशन हो रही है और लोग इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए बहुत मुस्बत बात है। कोई नेगेटिव तरीके से इसका हिस्सा बन रहा है या मुस्बत तरीके से हिस्सा बन रहा है, लेकिन जमहूरियत जो है या जमहूरी अमल जो है वो रिमके एक एक कदम से आगे बढ़ रहा है और हमें शिकवा भी खंदा पेशानी के साथ सुनना चाहिए और जो शुक्रिया है वो भी खंदा पेशानी के साथ सुनना चाहिए कि जमहूरियत का यही हुस्न। सही है। वागा साहब, आपको भी लगता है जमहूरियत का यही हुस्न है? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा हुस्न तो जो है ना वो रजी साहब को पता है और कितना जबरदस्त तजिया करते हैं। आप मेरे भाई हैं यार, खुदा का वास्ता है कोई थोड़ी सी न्यूट्रल बात भी कर लें यार। हमें पार्टियों का तर्जुमान तो नहीं होना चाहिए। आप माशाअल्लाह बड़े वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। बात यह है कि 3 दिन के अंदर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी। ज़रा आप वो लिस्ट देख लें। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लोग कहते हैं जी हम तो अकाउंट ही बैंक में इतनी जल्दी नहीं खुलवा सकते, ड्राफ्ट बनवाने हैं। और जो बात हो रही है ना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसे लेती हैं अपने उम्मीदवारों से, पार्टी फंड अलहदा होता है और वो जो जगह टैक्स है ना वो अलहदा होता है। अच्छा, वो सारी लेती हैं इन पार्टियों का इन्हसार, इनके खर्चे, इनके जलसे, इनके लोशे, इनकी लैंड क्रूजर, इनके बड़े बड़े खाने, इनके लंबी ट्रैवलिंग, इनके 5 स्टार होटलों में क़याम, ये कहाँ से पूरा होता है? ये सारा इन्हीं चीज़ों से, और जिसको इन्होंने पार्टी फंड का नाम दे रखा है। बड़ा ही आसान तरीका है ना, पार्टी फंड के नाम पे 10 करोड़ दे दें। लेकिन नहीं, हमने टिकट नहीं बेची, हमने तो पार्टी फंड के नाम पे पैसे लिए हैं। वो लाख रुपए तो जी एक एमपीए या एमएनए की जो भी फीस होती है वो जमा होती है। तो बात ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत को ना तो पनपने दिया गया है, पहले भी कुछ दरमियान में हालात ऐसे आए, हायप्स ने निज़ाम को डीरेल किया, कुछ जब खुद सियासतदान भी आए उन्होंने भी जमहूरियत को नहीं चलने दिया। वो भी आपस में जंगो जदल करके उन्होंने अपने आप को बर्बाद किए रखा। तो अब देखना ये है कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। असल बात तो ये है कि अब ये पता चलेगा कि इसके नताइज क्या हैं और वो सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी। जब इलेक्शन हो जाएगा तो लग पता जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। ये कोई छुपी हुई तो बात है ही। दुरुस्त। बैरिस्टर साहब, जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई जो हैं बैरिस्टर गौहर खान, वो ये कह रहे हैं कि हमें जेल में सादे कागज़ ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और अगर हम इस वक्त की बात करें, जो कहा जा रहा है फॉर्मेलिटीज़ की फहरिस्त तवील है, एमकेएम ने जो है ये एक मुतालबा किया है, तो ऐसे में जो लोग जेलों में हैं उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराने के लिए क्या प्रोसेस क्या होता है और उसमें कितना टाइम लग सकता है? लेकिन बात ये वो सुप्रिटेंडेंट के थ्रू साइन करके देते हैं, ऐसे ही जैसे अपना वकालतनामा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद साइन की जाती है जी। उसने अब जिसने इलेक्शन लड़ने होते हैं ना जी, बात ये है कि उसकी फॉर्मेलिटीज हैं क्या इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर। आपकी टैक्स रिटर्न्स, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी औलादें कितनी है, आप उन्हें ओन करते हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन, क्या वो आप पे डिपेंडेंट है, क्या आप पे कोई केस है या बैंक लोन है। ये जिसने इलेक्शन लड़ना, क्या ये आम आदमी को भी पता होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अकाउंट खुलवाने की बात कर रहे थे, क्या एक आदमी जिसने इलेक्शन लड़ना है और उसका अकाउंट ना हो और वो कंटेस्ट कर रहा हो, तो वो तो वैसे ही डॉजी मुझे लगेगा।
तो अगली बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो हम अदालतों को पिछले सारा मीडिया मिलकर हम उसको एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी कहती आई कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये होगा, अदालतें बायस हैं। आज जब केस रिमांड हो गया, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दैट? आज अदालतें एकदम से अच्छी क्यों हो गई? आज हमें अदालत चमकदार क्यों नजर आने लगती हैं? सो बात ये कि कोई किसी के ये इतना भी अंधा कानून नहीं कि किसी के कागजात नामजदगी छीन ले। अगर आपके छीन लिया, आप अदालत में जाएं, 4 रुपए की टिकट लें, एक नया उठा लें 100 रुपए का, वहां से कागजात नामजद वहां खड़े होकर भर लें और जमा करा दें। ये गिमिक्स हैं सारे के सारे, कौम को पागल बनाने, बच्चों वाली बातें। प्लीज ऑन दीस। सलमान आबिद हो साहब, सकता है जी जी रजी साहब, हो सकता है किसी ने अपने बच्चे शुमार ही ना किए हों, उसे बच्चे शुमार करने का वक्त ना मिला हो, इसलिए 3 दिन कम है। चले सलमान आबिद साहब, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आम इंतखाबात 2024 का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, किस हद तक अमल हो पाएगा इसके ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि बैरिस्टर साहब और रिजवान रजीक साहब पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश में रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसा क्यों लगता है? उससे ये लाइलम है। यानी अंदाजा लगाइए कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अब जरा बैरिस्टर साहब से पूछे कि ये अब्बास साहब की वालदा के घर जो रेड हुई है वो किसने की है, और वो तो जेल के अंदर है अब्बास साहब, अब रेड किस लिए की है? और ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ये बच्चों ने कर लिया, तो फलां ने कर लिया, ये कर लिया, मेरा ख्याल है कि कुछ बातों पे हमें जरा पार्टियों से हट के बात करनी चाहिए। और सवाल यही है कि अगर आपको नजर नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है, तो ये फिर आपकी अकल को भी दाद देनी पड़ेगी। वो ना नजर आए आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को नजर नहीं आ रहा, आप अकेले थोड़ी हैं। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछें, वो कहते हैं बड़ा मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान के अंदर। आप निगरान वजीर आजम से पूछें, तो वो भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप मोहसिन नकवी साहब से पूछें, वो भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब सवाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर है तो अब सुन लें यार बैरिस्टर साहब, मैंने आपकी बात पूरी सुनी यार, बीच में बात मुकम्मल करें जी सलमान आबिद साहब। सवाल ये है कि अगर आपको नजर नहीं आ रही तो आप भी अपना काकड़ साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की कोशिश करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जमात के साथ क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आपको मुबारक हो, लेकिन दुनिया तो देख रही है जो कुछ हो रहा है। सही है जी। बैरिस्टर साहब आप कुछ ऐड करेंगे, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। आरओ के लिए धुंध नहीं पड़ रही, ठीक है। बात यह कि आप इलेक्शन होने से पहले ही आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब हाउ इज दैट ऑन? सब सारी पार्टीज को अब इंसाफ भी मिल रहा है, उनकी रिमांड भी हो रहे हैं केसेस। एक नाहल जो हमारे साबिक वजीर आजम थे, अब वो इलेक्शन भी किसी बात पे तो खुश हो जाए, अब वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। फिर भी हम कर रहे हैं कोई होगी कदगन होगी, कोई बंदिशें होंगी, ठीक है। वैसी तो बात ना करें ना। आज तो सलमान साहब इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, आप क्यों इतने परेशान हैं? जी मुझे लगता है कि आपको इस इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कैसे बनी है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पार्टी कैसे बनी है, किन किन लोगों को गन पॉइंट के ऊपर उनकी पार्टियां छुड़वाई गई हैं, लगता है वो सारी चीजों पे आपने पर्दा डाला हुआ है। वो चीजें थोड़ी नजर आती हैं आपको, जिस तरह से लोगों की पार्टियां छुड़वाई गई हैं और जिस तरह से लोगों की पार्टियां छुड़वा कर उनको कहा जा रहा है कि आपने लड़ना, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि आपने ज्वाइन करना है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी। ये कौन लोग हैं मेरे भाई? इसके ऊपर भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेहत अच्छी हो जाती है इन चीजों से। रजी साहब चलिए, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ पे डाल देंगे सारा कुछ जो है ना, क्योंकि पहले भी ख्वाजा आसिफ पे डाला है, तो असल का नाम लेते हुए जो है वो जरा हौसला चाहिए, तो ख्वाजा आसिफ पे इल्जाम लगा दे सारा। चलें ठीक है जी, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे आर्मी चीफ का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। आर्मी चीफ का कहना है कि पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज जरूरी है। इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। आर्मी चीफ का कहना है कि पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज ज़रूरी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से ये तवील मुलाकात हुई है। क्या कहेंगे नसीर वागा साहब आप? नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। रजी साहब कैसे देखते हैं आर्मी चीफ के इस बयान को आप? मुलाकात थी सेंटकॉम के चीफ के साथ, उनका दौरा खत्म हो चुका था और वो तकरीबन पाकिस्तान रवाना होने वाले थे, लेकिन फिर जो है इस मुलाकात उनको जो है वो कॉल ऑन किया गया और इनवाइट किया गया। उसके बाद ये
एक तस्वीर हमारे सामने आई है सेंटकॉम के चीफ के साथ, और ये वाली जो मुलाकात जिसका आपने हवाला दिया थिंक टैंक के साथ, वो ऑफिशियल दौरा खत्म हो जाने के बाद की मुलाकात है। इसका मतलब ये है कि हमने भी टू स्टेट सोल्यूशन वाला जो हल है, अपने 75 साला जो हमारा स्टांस था इसके ऊपर, उससे डेविएट करते हुए, जो कि अमेरिकन ने ब्रोकर किया था, उसको अडॉप्ट कर लिया है। और यकीनन इसके नतीजे में हमने कुछ ना कुछ अमेरिकन से भी मनवाया होगा। ये टू स्टेट सोल्यूशन वाला जो हल है, इसका आगाज हमने उस वक्त देखा था जब पिछली पार्लियामेंट का पहला इजलास था कौमी असेंबली का, और वहां पे पीटीआई की रिजर्व सीटों से आई हुई फौजी बैकग्राउंड की एक एमएनए खातून ने खड़े होके तो इसकी बात की थी, और फिर उन्होंने गलत सलत किस्म के कुरान का हवाला भी दिया था, जिसकी बाद में उनको माफी भी मांगना पड़ गई थी। तो वहां से ये थोड़ी सी डेविएशन हमें नजर आती है। और फिर 5 साल के अंदर बड़े चुपके के साथ, खासतौर पे रिटायर्ड जर्नैलों ने बड़ी कैंपेन की कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। तो जब हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम इसराइल को तस्लीम कर चुके होते हैं, और ये वो मुनाफकत है गुज़िश्ता 5 साल से कम मैं तो देख रहा हूँ। मुंह से हम ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन सरकारी तौर पे, भले वो हमारी अस्करी क़यादत हो या दफ्तर खारजा हो, वो फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और फलस्तीनियों के बुनियादी हक से ड्रिफ्ट होके, खिसक के बड़े आराम से ट्रू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आ गई है, और जो कि पाकिस्तान का कम से कम 70 साल तक तो स्टांस नहीं था। वैसे रजी साहब बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। जी। और मजे की बात यह है कि इसको बड़े चुपके से इंजेक्ट कर दिया गया है अजहान के अंदर, कि जैसे हम पहले दिन से ही टू स्टेट चाहते थे। ऐसा नहीं है। हमारे जो केयरटेकर वजीर आजम है, वो पिछले दिनों 1-2 प्लेटफॉर्म के अंदर वो तलख भी हुए हैं इस मसले के ऊपर, और वो जब टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, मैंने उनसे जाती तौर पे भी एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने टू स्टेट की बात की थी। तो देन आई स्माइल के अच्छा, इसका मतलब है कि ऑफिशियली हमारा पूरा स्टांस जो है वो चेंज हो चुका है फलस्तीन के ऊपर। तो बहरहाल उन्होंने वहां पे अच्छी बातें की हैं। जाहिर है उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन माना होगा, या कश्मीर के ऊपर भारत के इकदामात के नतीजे को रिबट ना करने का वादा किया होगा। तो यकीनन उन्होंने नतीजे के अंदर भी कुछ मनवाया ही होगा ना अपनी तरफ से। हमें पॉजिटिव अमल रखना चाहिए। ठीक है, सलमान आबिद साहब, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को, टू स्टेट सोल्यूशन की? देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है कि इस वक्त जो कुछ दुनिया में हो रहा है, और खास तौर पे गजा में हो रहा है या इसके अलावा कश्मीर के अंदर हो रहा है, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास ज्यादा कार्ड्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक वीक पोजीशन के ऊपर है। और जो वीक स्टेट्स होती हैं, जो कमजोर मईशत रखती हैं, वहां आप बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टांस नहीं ले सकते। आप आमतौर पे दुनिया को फॉलो करते हैं जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं। जैसे इसराइल को तस्लीम करने की बात अगर हो रही है, तो पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि जी पहले बाकी इस्लामी ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब अगर इसको तस्लीम करेगा तो हम इसके ऊपर गौर करेंगे। तो चीजें जो है बाज़ औक़ात आपके उस तरह से हाथ में नहीं होती। इसी तरह कश्मीर के मामले में भी आपको पता है कि जब हम दुनिया को इंगेज करने की कोशिश करते रहे, तो आपके सामने हिंदुस्तान ये कहता था ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दो आपस रियासतों का मसला है, किसी तीसरे को इसके अंदर कोई रोल नहीं मिलेगा। अब आर्मी चीफ ने बातें तो बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन सवाल ये ना कि इन चीजों को आप लेके कैसे चलेंगे, आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी दुनिया किस तरह से बात सुनती है, डिप्लोमेटिकली आप कहाँ खड़े हैं, सफारती महाज पे आप कहाँ खड़े हैं, दुनिया आपकी बात को कितना वजन देती है, आपकी मईशत क्या है, आपकी सियासत क्या है। अभी तो इस वक्त हालत ये है कि हम टोटल डिपेंडेंसी के ऊपर बैठे हुए हैं। मईशत के हवाले से भी अगर आलमी इदारे हमें सपोर्ट ना करें तो हमारी मईशत खड़ी नहीं हो सकती। अगर हमारी सियासत के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान से बाहर होते हैं, अब आप देखिए सऊदी अरब है, कतर है, चाइना है, यूएई है, अमेरिका है, बरतानिया है, ये हमारे बराह रास्त हमारे मामलात के अंदर किसी न किसी शक्ल में अपने फैसले जो है उनका इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। तो जब आपकी सियासत भी आजाद नहीं है, मईशत भी आजाद नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं होते। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के ऊपर अपने स्टांस तो ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप एक कमजोर विकेट पे खड़े होते हैं। सही। नसीर वागा साहब, देखिए बात ये है
कि वो आपने सुना होगा ना कि किसी ने पूछा कि अगर तुम जंगल में हो और आगे से शेर आ जाए, तो उसने कहा जी मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा। उसने कहा अगर दरख्त भी ना हो, तो उसने कहा जी कि मैं समंदर में चला। उसने कहा जी अगर समंदर भी ना हो, तो उसने कहा फिर जो करना है फिर शेर ने करना है, मैंने तो फिर कुछ नहीं करना। बात यह है कि सारा कुछ तो करना है अमेरिका ने। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? सलमान आबिद साहब ने जिन इन छोटे छोटे, मैं छोटे छोटे मुल्क इसलिए कहता हूँ इनको, ये यूएई, ये सऊदी अरब, लटरम, इसलिए कि इनके फैसले भी तो अमेरिका कर रहा है। भाई हर चीज तो वहां से आती है, वहां से ही सारा कुछ फूट रहा है। कुव्वत का जो असल सरचश्मा है वो वहीं पर है। एक बात, 1 मिनट का आखिरी टाइम। आज मैं सुबह जब उठा तो मेरे बाहर गेट पे ये एक छोटी सी पर्ची पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि कोई भत्ते की पर्ची दे गया है। खोला तो थी तो वैसे ये भत्ते की पर्ची। जरा बिल का साइज देख लें। ये सुई गैस का बिल है 3660। यहाँ इलेक्शनों की इनको पड़ी हुई है और बहुत सारी चीजों को। पिछले साल इसी महीने का जो बिल था वो 550 रुपए था। आप देखें, और उतने ही BTU ये यूज हुआ है और ये कोई ज्यादा गैस यूज नहीं हुई। ये इसको कहते हैं भत्ते की पर्ची, जबरदस्ती पैसे वसूल करना। मैंने सुई गैस डिपार्टमेंट में फोन कॉल करके पूछा, जरा ये तो बताइए ये फिक्स्ड चार्जेस जो 1300-1400 रुपए है ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये उनके लिए भत्ता है जो गैस इस्तेमाल चाहे करें चाहे ना करें। तो मैंने कहा भाई उसमें तो मीटर रेंट भी शामिल है, तो मीटर तो हम खरीदते हैं। उन्होंने कहा जी फिर ये तो आपको देना ही पड़ेगा ना, आपने गैस नहीं इस्तेमाल करनी। इसको कहते हैं धौंस धांधली। और ये है भत्ते की पर्ची जो पूरी कौम को मिल रही है। कभी बिजली के बिलों में आपने 14 रुपए पेट्रोल तो कम किया है, आपको पता है गैस कितने 100% महंगी हो गई है। और आती भी नहीं है, मजे की बात ये और आती भी नहीं है, ये बहुत आती नहीं गैस। इसके बावजूद मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ये बिल काश ये कोई बिल का साइज देख लेना, कि देख के वैसे ही शर्मिंदगी होती है। और यार तुम वैसे ही निक्की जी चिट बना के तो ऊपर लिख दो भाई ये भत्ता देना है, जाके जमा बैंक करवा दो। इतना तरद्दुद उठाने की क्या जरूरत है? ये जो प्रिंट करते हो, इससे पहले एक बड़ा बिल होता था, इन्होंने अब वो बचाया है। मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, कह देंगे हम तो कागज बचा रहे हैं। भाई कागज तो बचा रहे हो, आवाम को भी तो बचाओ, लोग तो मर रहे हैं भूख से। आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलें ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बैरिस्टर साहब, जनरल आसिम मुनीर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, मुतवाज़िन ताल्लुकात हम चाहते हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? इस स्टेटमेंट पे आई डोंट नो ब्लॉक पॉलिटिक्स पे सीपेक का क्या होगा, फिर OBOR का क्या होगा, यू नो, बिकॉज आई प्रिज्यूम अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो दैट वाज ब्लॉक पॉलिटिक्स। लेकिन इससे आगे जाते हुए अगर हम गाजा के टॉपिक के ऊपर आ जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमास के लीडर्स अभी कायरो में जो है वो टॉक्स कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर कहा है दैट दिस यू नो थिंग इज गोइंग टू एस्केलेट, ये बढ़ेगी, ये इजिप्ट के ऊपर जाएगी और आपको होता नजर आ रहा है। हमास को एक तरफ इजराइल कहती है उनका और यूएस कहता है कि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, डिक्लेयर किया जाए। दूसरी तरफ दे हैविंग मीटिंग विद इजिप्शियन गवर्नमेंट। सो ये चीज़ यहाँ रुकने वाली नहीं है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारा नंबर तो एक्चुअली बिल्कुल सही कहा, वी आर इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट, बाद में आता है। लेकिन वो उर्दुगन साहब ने भी कहा था मैं अपनी नेवी के साथ 9000 फ्लीट के साथ जाऊंगा और सबसे अगली कश्ती पे मैं आऊंगा। वो सब कहाँ है? एवरीवन इज स्लीपिंग। तो उसका क्या हो सकता है? यू नो, हम तो बड़ी वो कहते हैं ना फूड चेन में नीचे आते हैं, जो बाकी हैं एवरी यू नो नो वन केयर। सारा मिडिल ईस्ट यू नो आपको अंधा और इस टाइम पे चुप नजर आता है। और हमारे पाकिस्तान में तो हालात है, अगर कोई नेशनल मीडिया के ऊपर इसके बारे में कोई बात कर दे तो उसको शो से ऑफ एयर कर दिया जाता है। तो उससे ज्यादा क्या बात? बिल्कुल ठीक है। बात तो वही है कि स्टांस भी उसी का होता है जिसके पास कोई ना कोई पावर हो, और फिलहाल हम नहीं देख रहे कि हम पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कुछ स्टेबल हैं जिस कि हमारा भी ओपिनियन जो है उसे कंसीडर किया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।